कमरे में हल्की सी खामोशी, सिर्फ टेबल फैन की घर्र घर्र आवाज सुनाई दे रही है। सामने कैमरा लगा है और एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर साफ दिखता है। इंटरव्यूअर धीमे स्वर में, तुम्हारा नाम? नाइटली रुक रुक कर भारी सांस के साथ, राकेश। इंटरव्यूअर, राकेश, तुमने कहा था कि तुमने उस औरत को देखा है? नाइटली गले में अटकती आवाज, हाँ मैंने देखा था। रुकाओ, और शायद अब तक उसकी परछाई मेरा पीछा करती है। इंटरव्यूअर धीमे से झुककर, कौन थी वो? नाइटली धीरे धीरे कांपते हुए होंठों से, वो गहरी सांस, वो डायन थी। कमरे में अचानक फैन की आवाज और तेज लगती है। राकेश का चेहरा डर से पीला पड़ चुका है, उसके हाथ कांप रहे हैं। इंटरव्यूअर, क्या तुम हमें सब कुछ बता सकते हो उस रात का, इस जो हुआ था? नाइटली पसीना पोंछते हुए, मैं कोशिश करूंगा। रुकाव, लेकिन यह कहानी नहीं है। धीरे धीरे यह सच है, एक ऐसा सच जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। कहानी की शुरुआत। वो रात बहुत साधारण थी। गांव से होकर घर लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ नजर ना आए, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं दूर कुत्तों का भौंकना। गांव से बाहर निकलते ही एक कच्चा रास्ता था जो खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। वहीं से होकर मुझे जाना था। चलते चलते अचानक मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, धीमी सी, मीठी सी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रूह तक कांप जाए। वो आवाज किसी औरत की थी। औरत गा रही थी। गाना इतना धीमा था कि जैसे हवा में बह रहा हो। मैं ठिठक गया। रात के उस वक्त कोई औरत, वो भी खेतों के बीच? मुमकिन नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ बस अंधेरा था। तभी रुकाव, उस आवाज ने मेरा नाम लिया, राकेश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूं। तो फिर यह कौन था? मैंने आंखें मिचमिचाकर अंधेरे में देखा। पेड़ों की शाखें हिल रही थीं और अचानक मुझे वो दिखी। लंबे लंबे बाल, जमीन तक लटकते हुए, सफेद साड़ी जो मिट्टी से सनी हुई थी। चेहरा छुपा हुआ, बस उसकी आंखें चमक रही थीं। औरत हौले हौले मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों की चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रही हो। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली, बस एक शब्द निकल पाया, इससे लो। मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे, लेकिन जितना मैं पीछे हटता वो और पास आती जाती। उसके गाने की आवाज अब और साफ थी, लेकिन वो गाना नहीं था, वो गहरी सांस। किसी को फंसाने का जाल था। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही दौड़ा मेरे पीछे से हंसी गूंजी, एक अजीब सी ठंडी हंसी जो मेरी रूह तक चीर गई। मैंने जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस अंधेरे रास्ते में हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मेरे पैरों को पकड़ रही हो। पीछे से वो हंसी, वो खौफनाक हंसी, कभी पास कभी दूर, लेकिन पीछा करती रही। हाँ हाँ हाँ। मेरे सीने में सांस अटक रही थी, गला सूख गया था और पसीना पूरे जिस्म से बह रहा था। कुछ दूर जाकर मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी लहराती हुई, बाल हवा में उड़ते हुए और चेहरा अभी भी छुपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें, ओह, उसकी आंखें लाल लाल आग जैसी चमक रही थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, कोई है, बचाओ, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। सिर्फ फुसफुसाहट निकली, सिसिलो सिसिलो। मैं गिरते पड़ते भागता रहा। रास्ता मुझे अनजान लग रहा था, जैसे मैं किसी और ही जगह फंस गया हूं। चारों तरफ पेड़, पेड़ों की जड़ें ऐसे लग रही थीं जैसे हाथ फैलाकर मुझे पकड़ना चाहती हो। हवा भारी हो चुकी थी, हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक मेरे कानों में किसी औरत की चीख पड़ी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि मेरा दिल कांप गया। मैं ठिठक कर रुक गया, चेहरे से पसीना पहुंचा, चारों तरफ देखा, खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर दाईं ओर पड़ी। वहां एक पेड़ से उल्टा लटकता हुआ कोई था। उसके बाल जमीन की तरफ लटक रहे थे, चेहरा ऊपर की तरफ था और होंठों से खून टपक रहा था। मैंने चीख मारी और पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही पीछे हटा मेरे कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, कहां जाओगे राकेश?
मेरे पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था। ओह, वो चेहरा, सड़ी हुई चमड़ी, सूखे फटे होंठ और दांत इतने लंबे जैसे इंसान को फाड़ कर रखते। उसकी आंखें बस मुझे घूर रही थीं। मैं चीख पड़ा, भाई बचाओ! और तभी गहरी सांस, रुकाव, सब कुछ काला हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया था। अगला सीन, धीरे धीरे जागना। जब होश आया तो मैं अपने ही कमरे में था। मां मेरे पास बैठी थी, चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने कहा, राकेश, तू खेतों के पास बेहोश पड़ा मिला, किसी ने देखा और घर लाया। क्या हुआ था वहां? मैं कुछ नहीं बोल पाया। गला सूख चुका था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। मां बार बार पूछती रही, क्या हुआ था, बताना बेटा। लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया, क्योंकि धीमी आवाज, ठहराव। मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, राकेश, तू बच नहीं पाएगा। मैंने सिर झुका लिया। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और मुझे मालूम था यह शुरुआत है डर की, मौत की और उस डायन की जो अब मेरे साथ जुड़ चुकी थी। उस रात में करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को हिला रही थी और हर सरसराहट पर मुझे लगता जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। कभी लगा कोई मेरी चारपाई के नीचे छिपा है, कभी लगा खिड़की से कोई झांक रहा है। पलटकर देखा तो कुछ नहीं, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। रात के किसी पहर अचानक वही आवाज, धीमी सी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, राकेश। मेरे पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैं उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। खामोशी। मैंने दीवार पर टंगी लालटेन जलाई। मध्यम सी रोशनी फैली। कमरा खाली था, लेकिन उस खालीपन में भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई है। मैं घबराकर मां के कमरे में चला गया। मां सो रही थी। मैं उनके पास ही लेट गया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। सुबह हुई तो गांव के लोग मुझे देखने आए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। गांव का बुजुर्ग हरनाम काका बोला, राकेश, तू जिस रास्ते से आया था वो रास्ता तो लोग सालों से छोड़ चुके हैं। तुझे किसने कहा वहां से आने को? मैं चुप रहा, लेकिन सबकी आंखों में डर साफ था। फिर एक औरत बोली, वो रास्ता उस डायन का है। कहते हैं बरसों पहले उसी पेड़ से एक औरत ने फांसी लगाई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। मेरे बदन से पसीना छूट गया। मां ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा था उस रास्ते से मत जाया कर। गांव वाले थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर चले गए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों की कतार दूर तक फैली हुई थी। धूप में भी वो जगह मुझे डरावनी लग रही थी, लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि अब वो मुझसे जुड़ चुकी थी, क्योंकि उस रात उसने मेरा नाम पुकारा था। अगली रात, दूसरी रात, मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं। लेकिन डर अपने आप आ जाता है। रात के 11 बजे होंगे। मां सो चुकी थी। मैं चारपाई पर लेटा था और ऊपर छत को घूर रहा था। अचानक मुझे लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन? खामोशी। फिर से ठक ठक। इस बार जरा और तेज। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मैंने चैन की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर नीचे पड़ी। दरवाजे के ठीक बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान इंसान के नहीं थे। उनमें एड़ी ही नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे नजर उठाई और देखा सामने पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक परछाई खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं सन्न रह गया। मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। सिलो। तभी वो औरत हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी हड्डियां तक कांप गईं। हाँ हाँ हाँ, अब तू मेरा है राकेश। मैंने दरवाजा बंद किया और भीतर भाग गया। दरवाजे के बाहर उसकी हंसी गूंज रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन उस रात
मेरे कमरे में लगातार खटखट होती रही, ठक ठक ठक, और बीच बीच में वही आवाज, राकेश। मैं पूरी रात जागता रहा, सुबकता रहा, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। मैं अभी भी चारपाई पर बैठा था, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए और दिल अब भी कांप रहा था। मां ने आते ही कहा, राकेश, तूने रात को बिल्कुल सोया नहीं, चेहरा देख क्या हाल बना लिया है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर झांकता रहा। मिट्टी पर बने पैरों के निशान अब तक साफ दिख रहे थे, लेकिन अजीब यह था कि धूप पड़ने के बाद भी उन निशानों की मिट्टी सूख नहीं रही थी। मां ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कुछ है जो तू मुझसे छुपा रहा है, बता दे, नहीं तो ये डर तुझे खा जाएगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीमी आवाज में कहा, मां, वो मुझे बुलाती है। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, हे भगवान, ये तो वही है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूछा, कौन मां, कौन है वो? मां ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, राकेश, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, रूपा। लोग कहते हैं वो तांत्रिक विद्या जानती थी, सुंदर इतनी थी कि लोग उसे देखना चाहते थे, लेकिन नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि वो रात में जंगल में जाती थी और किसी से बातें करती थी। गांव वाले डरते थे, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे। एक रात उन्होंने उसे पकड़ लिया और रुकाव भारी सांस, गांव के उसी पेड़ पर उसे फांसी दे दी। मेरी सांस अटक गई। मां, ये कब की बात है? लगभग 30 साल पहले, मैंने कांपते स्वर में पूछा। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मां ने मेरी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि राकेश, तू उसी पेड़ के नीचे से गुजरा है, और जिसने भी उस पेड़ के नीचे कदम रखा वो रूपा की नजर से बच नहीं पाया। मां की यह बात सुनते ही मेरे बदन से जैसे खून खींच लिया गया हो। गांव का डर। उस दिन मैं घर से बाहर निकला तो देखा गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास आते ही सब चुप हो गए। फिर हरनाम काका धीरे से बोले, राकेश बेटा, अगर तू बचना चाहता है तो उस डायन से माफी मांगनी होगी। मैं हैरान हुआ। माफी? किस बात की? काका ने गहरी आवाज में कहा, तू उसके इलाके में गया, तूने उसकी नींद तोड़ी, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है, तेरे सपनों में आएगी, तेरे नाम से पुकारेगी और धीरे धीरे तुझे अपने साथ ले जाएगी। मेरा दिल दहल गया। अगली रात, उस रात मैंने तय किया कि नींद नहीं लूंगा। लालटेन जलाई और खिड़की के पास बैठ गया। आधी रात का वक्त था, हवा एकदम ठंडी हो गई थी, और फिर वही आवाज, राकेश। इस बार वो आवाज मेरे कमरे के भीतर से आई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लालटेन ऊंची उठाई। कोने में मुझे वो दिखी, सफेद साड़ी, बाल जमीन तक, चेहरा अब भी झुका हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। वो एकदम पास आई और धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर खौफनाक मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुझे लेने आई हूं। मैंने लालटेन फेंकी और बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। कहीं कोई नहीं, सिर्फ वही हंसी, हां हां हां। और अचानक मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी हिलने लगी, जैसे जमीन मुझे निगलना चाहती हो। मैं जोर से चीखा, बचाओ, लेकिन आवाज गूंजी ही नहीं, जैसे पूरा गांव बहरा हो गया हो। मैंने जोर से चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों ओर सन्नाटा था, बस वो हंसी, कान फाड़ देने वाली हंसी मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। मैं मिट्टी में धंसने ही वाला था कि तभी मां का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने आंखें खोली तो खुद को चारपाई पर पड़ा पाया। मां बगल में खड़ी थी और मुझे बार बार हिला रही थी। राकेश बेटा, उठ, डरावना सपना देख रहा था क्या? मैं पसीने से भीगा हुआ था। सांस इतनी तेज चल रही थी कि लगता था दिल फट जाएगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मां, वो यहां थी, मेरे कमरे में। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रूपा, अब तुझ पर पूरी तरह सवार हो चुकी है। सच की तलाश। उस दिन मैंने ठान लिया
कि मुझे इस रहस्य का अंत करना ही होगा। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, महंत हरिराम। लोग कहते थे कि उन्हें तंत्र मंत्र और आत्माओं की समझ है। मैं उनके पास पहुंचा और सारी बात बता दी। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बोले, राकेश, ये खेल साधारण नहीं है। वो औरत रूपा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही। गांव वालों ने उसकी हत्या की थी, इसलिए उसकी आत्मा बदला चाहती है और तेरा दुर्भाग्य है कि उसने तुझे चुन लिया है। मैंने घबराकर पूछा, पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा? महंत बोले, डायन हमेशा उसी को पकड़ती है जो उसके रास्ते में आता है। तू उस पेड़ के नीचे से गुजरा और उसकी नजर तुझ पर ठहर गई। अब वो तुझे अपना बनाना चाहती है। मैंने कांपते हुए कहा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा बाबा? महंत ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, रूपा से छुटकारा आसान नहीं। उसकी मौत अधूरी थी और उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो चैन से नहीं जाएगी। रूपा का अतीत महंत ने मुझे रूपा के बारे में विस्तार से बताया। रूपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। लोग उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखते थे। वो जंगल में जाकर पेड़ पौधों से दवा बनाती थी और बीमारों का इलाज करती थी। लेकिन गांव वाले उसे चुड़ैल समझने लगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे कि उन्होंने रात को उसे अकेले बात करते देखा है। कभी वो पेड़ के नीचे बैठी होती, कभी नदी किनारे, और कभी काली चिड़ियों के झुंड उसके सिर के ऊपर मंडराते दिखते। एक रात गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों ने मान लिया कि यह सब रूपा की वजह से हुआ है। गुस्से में भरकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। गांव के चौपाल पर उसे बांधा और तांत्रिक दोष का इल्जाम लगाकर उसी पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी। मरने से पहले रूपा ने कसम खाई थी, तुम सबकी आने वाली 7 पीढ़ियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी रहूंगी और जो भी मेरी नजर में आएगा वो मेरा होगा। इतना कहकर उसकी जान निकाल दी गई थी। मेरा डर, रूपा की यह कहानी सुनकर मेरा खून जम गया। अब मुझे समझ आया कि क्यों गांव वाले उस पेड़ के पास नहीं जाते थे, क्यों उन्होंने मुझे बार बार चेतावनी दी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही उस पेड़ के नीचे से गुजर चुका था और अब रूपा मेरी छाया तक से चिपक गई थी। रात का सामना। उस रात मैंने महंत के कहे अनुसार कमरे में गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ी। लेकिन आधी रात को फिर वही आवाज, राकेश। इस बार उसने मेरा नाम इतने धीमे और मीठे स्वर में पुकारा कि मेरी रूह कांप गई। यह आवाज डरावनी कम और मोहक ज्यादा थी। धीरे धीरे खिड़की खुली, हवा का झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। मैं अंधेरे में था और तभी मैंने देखा खिड़की पर रूपा खड़ी थी। चेहरा अब भी झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। वो बोली, मेरे पास आजा राकेश, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। मैं पसीने से भीग गया, मेरे होंठ सूख गए थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक रूपा ने खिड़की से हाथ अंदर डाला। उसकी लंबी उंगलियां काली और नुकीली थीं। वो मेरी गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि तभी मां दौड़कर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मां जोर से चिल्लाई, रूपा, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दे। कमरे में तेज हवा चली, खिड़की जोर से बंद हो गई और रूपा गायब हो गई। मैं मां की गोद में गिर पड़ा और रोने लगा। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब आंखें बंद करता तो वही चेहरा, वही लाल आंखें मेरे सामने आ जाती। मां मेरे सिर पर हाथ फेर रही थीं, लेकिन उनके हाथ भी कांप रहे थे। सुबह होते ही मैंने मां से पूछा, मां, तुमने उसे देखा था ना? मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हां बेटा, मैंने देखा। वो अब और ताकतवर हो चुकी है। अब सिर्फ तुझे डराना उसका मकसद नहीं, वो तुझे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती है। महंत की चेतावनी। मैं फिर महंत हरिराम के पास गया। उनकी झोपड़ी में धुआं धुआं था, अगरबत्तियां जल रही थीं और दीवार पर कई ताबीज लटके हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, रात को रूपा आई थी ना? मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? महंत ने गहरी सांस लेकर कहा, रूपा अब चैन से नहीं बैठेगी। जिसे वो चुन लेती है उसे आखिरकार खींचकर उसी पेड़ तक ले जाती है। वहां उसकी आत्मा बंधी है और वहीं उसका ठिकाना। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने घबरा कर कहा, बाबा कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। महंत ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है,
तुझे रूपा की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी वो तुझसे दूर जाएगी। मैंने पूछा, लेकिन बाबा, उसकी आखिरी इच्छा क्या है? महंत चुप हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, वो मैं नहीं बता सकता, वो तुझे खुद बताएगी। डरावना खेल उस रात मैंने तय किया कि मैं उसकी पुकार का इंतजार करूंगा। मैंने कमरे में दिया जलाया, ताबीज पहना और खिड़की के पास बैठ गया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 पर पहुंची और तभी खिड़की पर दस्तक हुई। टक 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 टक। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। धीरे धीरे खिड़की खुली और वो फिर सामने थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लंबे काले बाल, पीला चेहरा, फटी हुई आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, राकेश, मेरे पास आजा, तेरे बिना मैं अधूरी हूं। मैंने कांपते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए? वो हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दिल दहल गया। फिर वो धीरे धीरे बोली, मुझे मेरा दुल्हा चाहिए। मैं घबरा गया। मैंने जोर से कहा, नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी और वो अजीब सा झटके से हंसने लगी। तो फिर तू मरकर भी मेरा होगा? अचानक खिड़की के पीछे से काले कौवों का झुंड उड़कर आया। उनकी कांव कांव से पूरा कमरा गूंज गया। दिया बुझ गया और मैं अंधेरे में डूब गया। मां की चीख में जोर से चीखा। मां दौड़कर कमरे में आई। उन्होंने दीपक जलाया और मुझे गले से लगा लिया। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, मां का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि खिड़की पर अब भी रूपा खड़ी थी। उसकी नजरें मां पर टिकी थीं। वो बड़बड़ाई, ये मेरा बेटा है, तेरा नहीं। रूपा ने गुस्से से दांत पीसे और बोली, तूने मुझे मारते वक्त बहुत चिल्लाया था और अब भी चिल्ला रही है, लेकिन याद रख, अगली बारी तेरी है। इतना कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। पहला भाग का अंत, क्लिफहैंगर। उस रात के बाद से सब कुछ और अजीब होने लगा। मुझे दिन में भी उसका साया दिखने लगा। आईने में, पानी में, यहां तक कि पेड़ की परछाई में भी उसका चेहरा झलक जाता। और सबसे डरावनी बात, अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मां को भी निशाना बनाने लगी थी। मैंने महसूस किया कि वक्त बहुत कम बचा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शायद मैं और मां दोनों उसी पेड़ के नीचे उसके कैदी बन जाएंगे